और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सीएम भजनलाल शर्मा, विजया राहटकर और दोनों डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, तमाम नेता इस बैठक के लिए पहुंचे। और अब जो जानकारी आ रही है, बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है वो हो चुकी है। लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई है, आने वाले दिनों को लेकर रणनीति बनाई गई है, किस तरीके से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जनता के बीच पहुंचना है, इसे लेकर चर्चा की गई है। कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हुई, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी बाहर आ चुकी हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर। लाल सिंह, मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल मीटिंग खत्म हो गई और तस्वीरों फिलहाल आपको दिया कुमारी नजर आ रही है। जी, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी अब यहाँ से जी दिया कुमारी निकल गई है और कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हो चुकी है रंजनी, और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तमाम जो नेता निकल रहे, पहले कैलाश चौधरी निकले थे, राजेंद्र गहलोत निकले और अभी डिप्टी सीएम दिया कुमारी निकली। कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा भी निकलने वाले हैं। चूंकि एक माह में 2 बार मीटिंग हो रही है, ऐसे में हर 15 दिन का जो पार्टी के कार्यक्रम है, पार्टी का जो फीडबैक है, उसको लिया जा रहा है। तमाम जो पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, चुनावी नीति को लेकर जो योजनाएं बनाई जा रही है, लोकसभा चुनाव को रण को फतेह करने के लिए जिस तरह की कार्य हो सकती है उसका फीडबैक लिया गया। खासकर जो मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजना, जिसमें विशेष फोकस किया जा रहा है कि वो जमीनी धरातल पर सही रूप से पहुंचे, उन पर फोकस किया जा रहा है। उन योजनाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है या लाभार्थी तक पहुंच पा रही है, और जो लाभार्थी है उनसे ज्यादा संवाद किया जाए। युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को लगातार उनसे संपर्क किया जाए, उनसे जुड़ी योजना उन तक पहुंचे। क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाना है। और अब तो ऐसे स्वर उठने लगे हैं कि अगर लगातार इसी तरह पार्टी और सरकार काम करती रही, इसी निष्ठा से काम करते रहे, तो 2047 से पहले भी भारत विकसित भारत के संकल्प को साकार कर सकता है। तो ऐसे में पार्टी का पूरा मकसद यही है, चूंकि एनडीए और डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में आपके कंधों पर जनाकांक्षाओं का वो भार भी है। जिस अपेक्षाओं के साथ आपको सत्तारूढ़ किया है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उन अपेक्षाओं को खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत से काम करें। और पीएम मोदी यही बात कहते हैं कि आप पर अगर विश्वास जताया है तो आप रुकिए मत, थकिए मत, आप काम करिए केवल जनता का। और जिस तरह राजनीति के चालक कहे जाने वाले अमित शाह ने तीनों जगह पर मीटिंग की और उस दौरान कहीं भी कोई कमी मिली तो उन्होंने फटकार लगाई नेताओं को और साफ कहा है कि संगठन के कामों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि संगठन ने जो आदेश दिया है वो सर्वोपरि है। आप ये बहाना बना करके मैं मंत्री हूँ नहीं बन सकते, आपको संगठन का काम करना ही होगा, क्योंकि आप संगठन की वजह से हो, संगठन आपकी वजह से नहीं है। और खासकर चुनावों में तो लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं है। उनका एक साफ मैसेज समझिए नंदी कि मैं आज राजस्थान में हूँ और पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में हो। आप भाई हमसे बड़े तो मंत्री नहीं हो ना, हमसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपके पास नहीं है ना। तो ये बहाना कि मंत्री हूँ इसलिए संगठन का काम नहीं कर पाया, ऐसा कतई नहीं चलेगा। और एक मैसेज है कि कैसे एक कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता केंद्र में होता है, संगठन सर्वोपरि होता है। वो जो कार्य योजना बना रहा है और जो दायित्व आपको दे दिया संगठन ने, चाहे आपको प्रभारी बना दिया संगठन ने, चाहे आपको बूथ मैनेजमेंट का प्रभारी बना दिया, चाहे कमिश्नर का प्रभारी बना दिया, चाहे लोकसभा का प्रभारी बना दिया, आपकी पहली ड्यूटी है कि आप उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। उसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई इवेंट बट नहीं चलेगा। ये साफ संदेश अमित शाह दे चुके हैं। और कोर कमेटी में भी ये तय हुआ है कि संगठन के द्वारा बनाई गई रूपरेखा, तमाम जो कार्यक्रम है उनको गंभीरता से लिया जाएगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा जाएगा, इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जी बिल्कुल लाल सिंह, मुख्य तौर पर आज की मीटिंग को अगर हम देखें, एक क्या एजेंडा आपको आज की मीटिंग का नजर आया? देखिए, अभी गृह मंत्री अमित शाह आए और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी और एक संदेश दिया था कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को, और चाहे कोई बड़े नेता प्रचार के लिए जाए, चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता लोगों में जाए, एक संदेश देना है। और ये नेशनल जो बीजेपी का कन्वेंशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें भी यही संदेश दिया गया था कि सिर्फ एक ही संदेश देना है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। तो अब आज की जो मीटिंग का एजेंडा रहा, ये आखिर मीटिंग का एजेंडा क्या रहा? आज क्या तय हुआ है? क्या नेताओं को कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आज दी गई है? देखिए, बिल्कुल कुछ बिल्कुल तय हुए हैं कोर कमेटी में। एक तो आने वाले दिनों में बड़े नेताओं के दौरों का एक रोड मैप बना है,
जिसमें जेपी नड्डा का दौरा भी है, राजनाथ सिंह का दौरा भी है, पीएम मोदी का दौरा भी शामिल है। हालांकि तिथि अभी घोषित नहीं की है, लेकिन हाँ एक रोड मैप बना है कि एक बड़े दिग्गज नेताओं को अब राजस्थान में दौरे करवाए जाएंगे, उनका समय दिया जाएगा, उसको अलग अलग जो क्लस्टर के आधार पर कहाँ किस तरह जातीय समीकरण साधे जा सकते हैं, किस नेता का किस जगह अधिक प्रभाव हो सकता है, क्योंकि दिग्गज नेताओं की हर क्षेत्र में डिमांड होती है, लेकिन उसके अलावा भी अगर लोकसभा के हिसाब से मीटिंग कराने तो वो एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा फोकस जैसा आपने कहा एजेंडा क्या है और क्या मकसद है, तो सिर्फ एजेंडा भी वही है, मकसद भी वही है, लक्ष्य वही है। और तस्वीरों में फिलहाल मैं बता दूँ आपको राजेंद्र राठौड़ आते हुए नजर आएंगे और राजेंद्र राठौड़ से बात भी करना हम चाहेंगे। जी कोर कमेटी की मीटिंग में क्या तय हुआ है? राजेंद्र राठौर बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग से बाहर निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी की मीटिंग एक निश्चित अंतराल के बाद होती है। आगामी कार्यक्रम का रोड मैप बना है। ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के लिए कोर कमेटी ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है और इससे लाभान्वित लोगों को हम बताएंगे कि इससे कितने लोगों को लाभ होगा। बड़े 3 दशकों का इंतजार करने के बाद यमुना जल समझौता अब मूर्त रूप में आया है। हरियाणा ने उसमें सहमति दी है, ये बहुत बड़ी बात है। क्लस्टर प्रवास योजना और उस योजना में जो हमें गृह मंत्री जी ने 24 अलग अलग बूथ पर होने वाले काम बताए, उनकी विस्तृत चर्चाएं हुई है। बाकी अध्यक्ष जी बता देंगे। वो अभी वो अध्यक्ष जी बता रहे हैं, अध्यक्ष जी आ रहे हैं अभी वो आगे वो देखिए बिल्कुल आपने राजेंद्र राठौड़ को सुना कि जो हर बूथ पर 24 कार्यक्रम तय किए गए हैं, उनको लेकर एक कार्य योजना बनी है। साथ ही 2 बड़े जो अहम फैसले ईआरसीपी को लेकर और यमुना विवाद को लेकर जो हरियाणा और राजस्थान के बीच चल रहा था लंबे समय से, उसको लेकर कोर कमेटी की ओर से धन्यवाद दिया गया है। जी जी नंदनी और अभी और एक खास बात जैसे आप राजेंद्र राठौड़ बता रही थी कि हर बूथ को लेकर एक 24 काम गिनाए गए हैं, यानी कि 24 काम करने हैं आपको, उसकी एक रूपरेखा बनी हो, क्या कार्य होंगे, 24 कौन से काम होंगे, किस तरह की योजना उनको लेकर बनी है, किस तरह उनको कार्य रूप में लाया जाएगा, उसको लेकर सीपी जोशी कुछ देर में प्रेस से जब रूबरू होंगे तो बताएंगे। लेकिन हाँ कोर कमेटी में कह सकते हैं पूरी तरह से एक रणनीति बनी है चुनाव को लेकर, रणनीति बनी है कैसे क्लस्टर जो क्लस्टर बनाए उनको लेकर रणनीति बनी है, लोकसभा वार रणनीति बनी है, बूथ वार रणनीति बनी है। जी जी बिल्कुल। तो कमेटियां बनाई गई हैं, साथ ही साथ 24 कामों को लेकर चर्चा हुई है और सबसे बड़ी बात जैसे यमुना को लेकर हरियाणा के साथ जो MOU साइन हुआ है, बहुत दिनों की पानी की समस्या थी जिसका समाधान निकला है। तो यहाँ पर एक तरीके से शुक्रिया भी कहा गया कि राजस्थान के लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। बहरहाल लोकसभा चुनावों को लेकर जो रणनीति बनाई गई है, आज की इस बैठक को लेकर अब स्ट्रैटेजी जो बनी है, जिन 24 कामों की बात हो रही है लाल सिंह, वो किस तरीके के कार्य होंगे? प्रचार प्रसार से ही जुड़े होंगे? केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरीके से लोगों तक पहुंचा, उसका प्रचार प्रसार, और क्या जानकारी? देखिए आप समझिए 24 कामों की सूची बनी है तो साफ जल रखा है, उसमें 24 के रण को फतेह करने की रणनीति होगी। 2024 का रण है, 24 कामों की सूची बनी है, तो निश्चित रूप से उन कामों की सूची के जरिए कैसे 2024 के रण को फतेह किया जाए, इसकी एक कार्य योजना बनाई गई है और बूथवार ये कार्य बनाए गए हैं। यानी कि किस तरह आज पार्टी अब निचले कुछ बिल्कुल अलका गुजर हमसे जुड़ी है, अलका गुजर से बात करते हैं। नहीं, अच्छी बैठक हुई। हम संगठन आधारित कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। निरंतर केंद्र सरकार की नीतियों को गति देने के लिए, और अब चुनाव है उस हिसाब से समय समय पर बैठक होती रहती है, उसी बैठक का एक हिस्सा है ये कोर कमेटी। देखिए संगठन के विभिन्न अभियान चल रहे हैं। गांव चलो अभियान है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अभियान है और अभी लाभार्थी संपर्क अभियान है। उसमें जो करणीय कार्य हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है और ये अभी चुनाव के हिसाब से ऐसा नहीं है। हम जिस संगठन को फॉलो करते हैं, जिस विचारधारा को हम मानते हैं, उसमें निरंतर समाज के बीच में रहकर हमारा कार्यकर्ता काम करता रहता है, उसी का ये एक हिस्सा है। 24 का तो टारगेट है और 25 हमारा टारगेट है। निश्चित रहिए, निश्चित रूप से ईआरसीपी के लिए माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार।
कि उन्होंने बहुत बड़ी परियोजना जो अभी तक लंबित थी और जो प्यासे कंठों की प्यास बुझाने का काम, ना केवल सिंचाई बल्कि पीने के पानी की व्यवस्था भी उसके अंदर की है, तो उनका हमने आभार भी व्यक्त किया। और यमुना जल समझौते के लिए और आभार, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पानी है और डबल इंजन की सरकार प्रायोरिटी पे ये काम कर रही है, तो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता उनका बहुत आभार ज्ञापित करती है। देखिए, पार्टी की अंदरूनी नीति होती है, दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं वहां तो टोटा है अभी लड़ने वालों का ही, तो देखिए बाकी 25 सीटें हमारी है। देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, टिकट मांगना सबका हक है, लेकिन जब किसी एक को डिसाइड हो जाता है तो सब कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर साथ देते हैं। और आपने सुना बीजेपी नेता अलका गुर्जर को, जिन्होंने बताया, जी लाल सिंह, अंदर खाने से जानकारियां भी आ रही हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर, रणनीति को लेकर साफ भी हो रही है तस्वीर। जी लाल सिंह, पार्टी पे सिंगल पे नाम का पैनल जो तैयार किया जा रहा है, उनका वहाँ तो टूटा है, नाम नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक एक सीट पर कई दावेदार हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन जब पार्टी फाइनल कर देती है कि हाँ एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए, तो सभी उसके प्रति अपना विश्वास और निष्ठा व्यक्त करते हुए कमल के साथ एक हो जाते हैं। तो ऐसे में जो पूरा कोर कमेटी में दो बड़े अहम फैसलों की हम चर्चा करें, तो एक तो जो अभी हरियाणा और राजस्थान के बीच जो जल विवाद का समझौता हो, उसको लेकर सीएम को धन्यवाद दिया है, पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। ईआरसीपी को लेकर गजेंद्र सिंह को, पीएम मोदी को और सीएम भजनलाल शर्मा को धन्यवाद कोर कमेटी ने अपनी तरफ से दिया है। चूँकि ये दोनों ऐसे अहम फैसले हैं नंदनी, आपको समझना होगा कि इससे लाखों करोड़ों किसानों का भविष्य जुड़ा हुआ था। अब देखिए 30 साल से कोई योजना लंबित हो सकती है। आपका पानी का हक, यमुना का पानी आप उतना ही मांग रहे थे जितना आपका हक था, लेकिन वो भी 30 साल से लंबित। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हमारा लैकुना रहा है, कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है कि आप 3 जो जिलों के लिए जीवनदायिनी बनकर आएगी, सीकर, चूरू और झुंझुनू, उसका आप हल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपका पानी है, आपका हक है। इसके साथ ही ईआरसीपी की योजना जो निश्चित रूप से तमाम 13-14 जिलों के लिए जीवनदायिनी बनकर रहेगी, लंबे समय से इंतजार था। पेयजल का संकट है, यहाँ पर फसलें सूख जाती हैं पानी के अभाव में। तो ऐसे में 2 बड़े फैसले जो सीधे सीधे किसानों से जुड़े हुए हैं, और किसान जब समृद्ध होता है तो देश समृद्ध होता है। किसान जब आगे बढ़ता है तो राजस्थान आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। ऐसे में दोनों बड़े फैसले जो बहुत ही अल्प समय हुआ है भजनलाल सरकार को, ये दोनों बड़े फैसले लिए जो बताते हैं कि पीएम मोदी जिस टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि हम 4 जातियों की बात करते हैं, जिसमें किसान है, युवा है, गरीब है, महिला है, तो ऐसे में किसान जिसको उन्होंने नारा दिया उसको किस तरह साधने की कवायद में पार्टी जुटी है, ये एक बड़ा फैसला किसानों के हित के रूप में देखा जा सकता है। और ये बात, और जब मोदी लगातार कहते थे कि आपका सपना मेरा संकल्प है, तो वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। ईआरसीपी को लेकर उन्होंने वादा किया था कि सरकार आते ही ईआरसीपी को लागू किया जाएगा, तो वो दिख रहा है, फैसलों में झलक दिख रही है। और दिखाना भी पड़ेगा आपको नंदनी, क्योंकि आप जब डबल इंजन की सरकार आप लाए हैं तो आपने जनता से वादा किया था बेहतरी का, आपने जनता से वादा किया था बेहतर सुरक्षा का, आपने जनता से वादा किया था खुशहाली का, आपने जनता से वादा किया था तमाम ऐसे जो लटके झटके वाले काम हैं जो नहीं हो रहे हैं उनको आप आगे बढ़ाओगे। ऐसे में कुल मिलाकर कह सकते हैं पार्टी अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है और आज कोर कमेटी में ये अहम फैसला हुआ। लेकिन 24 जो कार्य हैं वो निश्चित रूप से 2024 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और राजस्थान में 25 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस तरह का एक रोड मैप तैयार हो, सभी वर्गों को कैसे साधा जाए, कार्यकर्ता कैसे जमीन पर उतरे, गाँव-गाँव जाए, घर घर जाए, ढांडी जाए, पीएम मोदी की सरकार की योजनाओं की जमीनी धरातल जाने, ये भी जाने कि किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, किस तरह उनको दूर किया जा सकता है, ये भी जाने कि किस तरह के सपने वो सरकार से पाल रहे हैं, ये भी पता लगाएं कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद आखिर उनके सपने हैं उनको किस तरह साकार किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है जो पार्टी ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि अब योजनाओं का फीडबैक कार्यकर्ता भी लेगा, यानी कि केवल आप प्रशासनिक मशीनरी के तंत्र पर निर्भर नहीं रहेंगे कि योजनाओं का फीडबैक जो मिलता है पता लगा कागजों में सिमटकर योजना रह जाती है, जमीनी धरातल पर कहीं को वजूद नहीं होता। तो अब जो कार्यकर्ता जमीन पर उतरेगा तो वो भी जब योजनाओं को देखेगा तो निश्चित रूप से पता लगेगा कि जमीनी धरातल पर योजना उतर रही है या वो कागजों तक सीमित है। ऐसे में लगातार आप देखिए 47 के बाद नारा तो गरीब हटाने का दिया जाता रहा, लेकिन क्या गरीबी हटी? लाल सिंह, ओवरऑल अब लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए तो बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। लाल सिंह, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार की तैयारी तो कर दी है, लेकिन अब कैंडिडेट्स को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? कैंडिडेट्स की घोषणा को लेकर जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं नंदनी लगातार एक बात कह रहा हूँ कि ये 2014, 2019 और 2024 का चुनाव फेडरल होने जा रहा है।
ये केवल और केवल पीएम मोदी के फेस पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। कमोवेश वही समीकरण, वही हालात एक बार फिर हिंदुस्तान में बनते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं संकेत राष्ट्रीय परिषद में जब पीएम मोदी का उद्बोधन हुआ तो उसमें दे दिए हैं कि आपको केवल और केवल कमल निशान पर ध्यान रखना है, यानी कि एक बार फिर वही कमल निशान होगा। साफ संदेश है पीएम मोदी का, कौन कैंडिडेट होगा, किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, ये आपको नहीं देखना है, आपको केवल केवल कमल निशान देखना है, यानी कि चेहरा केवल मोदी का होगा, निशान केवल कमल का होगा। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी नंदिनी, इसमें कोई दोहराय नहीं है, पार्टी सीटवार सर्वे कर रही है, सीटवार फीडबैक सांसदों का लिया जा रहा है, लोकसभाओं का फीडबैक लिया जा रहा है और उसके आधार पर ही जो चयन किया, आपने कहा कि जो प्रत्याशी का चयन है वो किया जाएगा। मैंने कहा ना, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, 370 का टारगेट आपको पूरा करना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता प्राणपण से जुटा हुआ है, लेकिन आपको रणनीतिक तौर पर भी बहुत मजबूत होना होगा। और वो कब संभव है, जब आप एक एक सीट पर माइन्यूटली अध्ययन करेंगे, एक एक सीट पर आप प्रत्याशी का चयन सोच समझ कर करेंगे। ठीक है, भले ही एक सनातन की लहर है और उस पर कहीं ना कहीं सवार होकर भारतीय जनता पार्टी अपने विराट लक्ष्य को पाने में कामयाब होने की तरफ जा सकती है, पा सकती है, लेकिन बावजूद इसके, चूंकि ये पार्टी खासियत है कि हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे लहर हो या ना हो, पार्टी अपने बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, आपके विधानसभा वार, लोकसभा वार, क्लस्टर वार रणनीति बनाकर काम करती है। अब आप देखिए 24 प्रकार के कार्य तैयार किए गए, वो भी एक बूथ पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। अब 24 जब कार्य बनाए जाएंगे, हर बूथ पर 24 कार्य होंगे। इसके बाद लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, क्लस्टर, पूरे राजस्थान में पूरी तरह से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को झोंक देगी इस युद्ध में। बिल्कुल लाल सिंह, और इसीलिए बीजेपी की तारीफ हमेशा से बीजेपी की रणनीति को लेकर की जाती है कि बीजेपी के अंदर अनुशासन और बीजेपी की जो रणनीति रहती है, एक रणनीति बनाकर और फिर उसे जिस तरीके से पूरे टेक्निकल ढंग से लागू किया जाता है, उसका फायदा हमेशा से बीजेपी को मिला है। और मॉनिटरिंग वो बीजेपी की खासियत है लाल सिंह, कि अब नेताओं को सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत करिए, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को अब लोकसभा के लिए पूरी तरीके से तैयार करिए, और साथ साथ क्षेत्रों में मॉनिटरिंग अलग अपने स्तर पर पार्टी आलाकमान की तरफ से करवाई जा रही होगी। तो ये मैनेजमेंट है बीजेपी का, जिसकी वजह से बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती आई है। देखिए नरेंद्र, इसमें कोई दोहराय नहीं है। मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करें हम, आप ये देखिए, इसको आप समझिए, जो कभी पार्टी केवल 2 के दम पर थी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आप लगातार आप तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। कैसे संभव हुआ है? कोई मास पार्टी नहीं भारतीय जनता पार्टी। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कोई बहुत बड़ी जातियों का समर्थन पार्टी को कभी नहीं मिला। एक छोटे से कार्यकर्ताओं के दम पर ये सफ़र किया उन्होंने शुरू, लेकिन आज जिस तरह विराट रूप में पार्टी है वो केवल और केवल मैनेजमेंट के दम पर है। मैनेजमेंट भी कैसा? एक माइन्यूटली मैनेजमेंट, यानी कि अमित शाह को पता होता है बीकानेर में जो क्लस्टर बनाया है उसमें पन्ना प्रमुख कितने लोकसभा क्षेत्रों में बनाए हुए हैं, ये अमित शाह को पता होता है कि कहाँ कहाँ बूथ कमेटियाँ बनी हैं, ये अमित शाह को पता होता है कि लोकसभा में कहाँ कहाँ कार्यालय बने और कहाँ कहाँ कार्यालय नहीं बने। तो आप कल्पना कर सकते हैं जब अमित शाह को इन बातों की जानकारी हो सकती है तो पार्टी संगठन की गतिविधियों कितनी गंभीरता से लेती है। संगठनात्मक ढांचा और मजबूत हो और पार्टी जो तय करती है, संगठन जो तय करता है, उसकी एक एक कार्य जो है वो जमीनी धरातल तरीके से उतरे, तो ये बताता है कि पार्टी मैनेजमेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। और यही वजह है, उसी मैनेजमेंट के दम पर, उसी संगठनात्मक ढांचे के दम पर आज पार्टी लगातार अपने विजय रथ को आगे बढ़ा रही है। ये संभव हो नहीं सकता, एक लहर के दम पर केवल संभव नहीं होता। ये संभव होता है तब आपका नीचे का कार्यकर्ता जमीनी धरातल से जुड़ा होता है और वो जोड़ता है लोगों को, वो जोड़ता है सरकार की योजनाओं से, वो जोड़ता है पार्टी की निष्ठाओं से, वो जोड़ता है आपके विश्वास के साथ, वो जोड़ता है आपके मिशन के साथ, वो जोड़ता है आम जनता को आपको विजन के साथ। और जब विजन और मिशन से जनता जुड़ती है तब ऐसे जीत के फतेह हासिल किए जाते हैं, तब इतने बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और वो बिना कार्यकर्ता के दम पर हासिल नहीं हो सकता। जब तक आप कार्यकर्ताओं को केंद्र में नहीं रखोगे, जब तक आप कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दोगे, तब तक इतने बड़े विराट लक्ष्य को पाना आसान नहीं होता है। इसलिए अमित शाह का साफ लक्ष्य वो है जो पिछले चुनावों में बीजेपी ने बखूबी हासिल भी किया और अब उस लक्ष्य को रिपीट करना है। यानी हैट्रिक बीजेपी चाहती है, 25 की 25 सीटें, ना कम ना ज़्यादा। बीजेपी को 25 की 25 सीटें चाहिए राजस्थान में, और इसीलिए आप देखिए जो कवायद है वो अभी से शुरू हो चुकी है। और गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद तो पार्टी के जो तमाम राजस्थान के नेता हैं वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यानी अब विधानसभा चुनाव खत्म हुए कुछ ही महीने हुए हैं और अब पूरी तरीके से राजस्थान जो है वो लोकसभा में चुनाव में नजर आ रहा है। लक्ष्य तय किया आपने 25 की 25 सीटें, क्या तय हुआ है, रणनीति क्या है? देखिए, आज की हमारी जो कोर कमेटी थी, ये पार्टी की नियमित बैठकों में से एक ही बैठक थी। बट देश में जिस तरीके से सभी को साथ लेकर
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, तो उस कामों को लेकर हमने लक्ष्य रखा है कि इस बार तो हम 370 पार कर ही लेंगे और संपूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार हम फिर से बनाएंगे। राजस्थान की हमारी पूरी जो पदाधिकारी है, पार्टी के सभी नेतागण हैं, इन्होंने भी तय किया है कि इसके पहले भी हमने राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे झोली में आई थी। इस बार भी हम मेहनत करेंगे और 25 की 25 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का फूल हम खिलाएंगे। वही तक हो गया है कि हमें 25 की 25 सीटें जीतनी है। जी देखिए, केंद्र की तरफ से जो हमारे शीर्षस्थ नेतागण हैं उनके क्लस्टर के प्रवास हो रहे हैं और अभी आपने देखा कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का भी 3 क्लस्टर के प्रवास हो गए हैं। इसी क्रम में हमारे शीर्षस्थ नेताओं के प्रवास यहाँ पे होते रहेंगे। उसका जो डिटेल्स है वो आपके पास आ जाएगा। पार्टी ने काम करने के कुछ तरीके तय किए हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ पे बहुत मजबूत है, अपने संगठन में बहुत मजबूत है, तो हमने तय किया है कि हमारा हर एक बूथ है, उस बूथ पे हमने जो तय किए हुए हैं काम है वो हम करेंगे और इस हर एक बूथ को हम जीत कर आएंगे। जी, तो ये थी विजया राहटकर जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पार्टी किस मीटिंग में। ये मुकेश दादी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बताइए आज क्या इस तरह से जो है वो 24 काम तो ज़्यादा नहीं जाना। देखिए मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी जब कहीं मिलती है तो उससे चीज़ें ठीक से होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बूथ पे काम करने के लिए, मजबूती से काम करने के लिए नीचे 24 काम की रचना आज से नहीं, जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब से हम उस बूथ पे काम कर रहे हैं और उस पर हमारी बूथ कमेटियों का निर्माण करना, बूथ का सत्यापन करना, बूथ पे प्रभावी मतदाता खोजना, बूथ पे जो धार्मिक स्थल है वो कौन है, उनको कौन संचालन कर रहा है, बूथ पे की वोटर कौन है, बूथ पे ऐसे कौन प्रभावी लोग हैं जो मतदान को प्रभावित करते हैं, सब प्रकार के काम उसमें होते हैं और उन सब लोगों को छांट करके हम और एक जो हमारा शक्ति केंद्र उसको टारगेट करके हम इस पे काम करते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेशों में रिपीट हो रही है उस पर रिपीट होने का कारण है कि जो हमारा बूथ मैनेजमेंट का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में जो चला उसको हमने बहुत मजबूती से किया और इसीलिए हम ये सब दोबारा सरकार बनाना, बार बार चुनाव जीतना और लगातार 25 की 25 सीट जीतना, ये इससे ही संभव हो पाता है। दारुल उलूम देवबंद, देखिए उस पर भी एक अलग, अब रणनीति तो क्या बनी ये तो खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी रणनीति है, उस रणनीति के अनुरूप उसमें काम होता है। और मुझे विश्वास है कि जो मोटे तौर पे पिछली बार उस बूथ पे जो हमको वोट मिला उसमें हम कितना वोट इजाफा और कर सकते हैं उसकी प्लानिंग उसके लिए बनती है और उसके लिए कार्य योजना चलती है। वो तो अभी चालू हो गए हैं क्लस्टर, हर एक क्लस्टर में कोई न कोई केंद्रीय नेता का प्रवास, प्रदेश के नेता का प्रवास और स्थानीय प्रवास, ये 3 प्रकार की योजना आराम से बनती है। मोदी जी आएंगे? अभी कोई कार्यक्रम डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन सबके आना तय है, सभी का आना तय। मैंने कहा उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, अमित शाह जी आ चुके हैं, बाकी नेताओं के भी प्रवास होंगे। दारुल उलूम देवबंद ने भारत पर आक्रमण संबंधी एक फतवा जो है उसको मान्यता दे दी, आप क्या मानते हैं कितना राष्ट्र विरोधी काम है? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो संगठन है ये एक प्रकार से राष्ट्र विरोधी संगठन है और ये कहीं न कहीं भारत की जो एक छवि विश्व में बनी है उस छवि को खराब करने का काम करते रहते। मुझे लगता है कि अब जितने षड्यंत्र विपक्ष के लोग घड़ सकते हैं वो घड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनको सफलता मिलेगी नहीं, उनको इंतजार करना पड़ेगा।
बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसी नारे के साथ अब पार्टी आगे बढ़ना चाहती है और इसी कड़ी में अपने बूथ को और मजबूत करना है। उस बूथ को मजबूत करने के लिए 24 कार्यक्रम तय किए गए हैं और उन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेगी। जैसा कि अभी मुकेश दादी जी बनाए जा रहे हैं, जो वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, यानी कि आपके समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक प्रभाव होता है, प्रबुद्ध जन हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, उनको और जोड़ा जाए पार्टी से। एक जो ये विशेष वर्ग जैसे टीचर वर्ग है, डॉक्टर्स वर्ग है, इनका क्या काफ़ी एक प्रभाव होता है, लोग उनकी बात को मानते हैं। खासकर संत समाज जो है उनका बड़ा प्रभाव होता है और भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहता है कि किस तरह जो सनातन किस जब रथ पर सवार है तो पार्टी संतों को साथ लेकर चले, क्योंकि उनका बड़ा फर्क पड़ता है पार्टी में। वो आह्वान करते हैं तो लोग जुड़ते हैं पार्टी से, उनको आज कैसे जोड़ा जाए पार्टी से, उनके लिए एक अलग से कार्यक्रम बनाया जाएगा। यानी कि ऐसे तमाम वर्ग जो अपना अधिक प्रभाव रखते हैं, मतदाताओं को प्रभावित रखने की ताकत रखते हैं, उनको कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, इस तरह की कार्य योजना आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी। बूथ को मजबूत करने की तमाम कोशिशें पार्टी कर रही है और बूथ के दम पर ही इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने की जो पार्टी ने रणनीति बनाई है वो तभी बनाई जा सकती है जब बूथ को जीतोगे। बूथ को जीतोगे तो चुनाव जीतना आसान होगा। जी नंदनी।